हेलो एवरीवन, वेलकम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन फॉर टुडे। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए एक स्पेशल हम टर्म लेकर के आए हैं। मूवमेंट है हमारा जो एक्सप्रेशनिज्म इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन द क्लास। श्वेता इज हियर, प्रतिभा इज हियर, वैभव इज हियर, and Arsi is here, Priya is here, Suman is here. Everyone, I welcome you all. सभी का स्वागत है। रोहित is also here. सभी का स्वागत है बच्चों। जो है, चलिए आज की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्लास हमारी एक्सप्रेशनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। हरिओम जी देखिए आ गए हैं। गुड इवनिंग। चलिए स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है बेटा। और हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक्सप्रेशनिज्म टर्म, एक्सप्रेस से जो आप जानते हैं, एक्सप्रेस मतलब होता है अभिव्यक्ति करना, किसी चीज को प्रकट करना ना, प्रेजेंट करना भी होता है। तो हम पढ़ेंगे ये वास्तव में जो एक्सप्रेशनिज्म है ये टर्म कहाँ से आया है। तो इटमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशनिज्म हमारा लैटिन के एक्सप्रेसियो से आया है। एक्सप्रेसियो, एक्सप्रेसियो जिसका मतलब होता है प्रेसिंग आउट, प्रेसिंग आउट या एक्सप्रेशन, मतलब कोई चीज प्रेसिंग आउट करना या एक्सप्रेस करना। ठीक है। और इज्म तो आप जानते हैं, इज्म मतलब आइडियोलॉजी या मूवमेंट होता है। ठीक है। तो एक ऐसा आइडियोलॉजी या एक ऐसा मूवमेंट जिसमें चीजें एक्सप्रेस की जाती है, प्रेस आउट की जाती है। तो क्वाइंड इन अर्ली 20th सेंचुरी आर्ट क्रिटिसिज्म। एक्चुअली आर्ट क्रिटिसिज्म जब चला तो उसी में जर्मनी में इसको क्वाइन किया गया। जर्मन में जो है चला था एक्सप्रेनिस्मस, एक्सप्रेनिस्मस। और यहीं से जो है ये हमारा एक्सप्रेशनिज्म आया है इंग्लिश लिटरेचर में। जर्मन के एक्सप्रेशनिस्मस से ये हमारे इंग्लैंड में आया हुआ है। टू डिनोट आर्ट दैट, और ये जो टर्म था आर्ट क्रिटिसिज्म में ये इसलिए लगाया गया, ये डिनोट करने के लिए कि दैट एक्सप्रेसेस इनर स्टेट्स, ऐसी कलाएं जो हमारे इनर स्टेट्स को दिखाती हैं। ऐसी कलाएं, ऐसे आर्ट जो हमारे इनर स्टेट्स को, हमारी आंतरिक जो स्थिति है उसको दिखाते हैं। लाइक हमारे इमोशन को, हमारे एंगस्ट को, हमारे स्पिरिचुअल क्राइसिस को ना, ओवर माइमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। बाहर की जो एक्सटर्नल रियलिटी है उसका माइमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब नकल करके अंदर के एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब बाहर के जो एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट हैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि हमारा जो इनर स्टेट है, मतलब हमारे इमोशंस, हमारे एंगल्स, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल फीलिंग है, क्राइसिस है, उन सब चीज़ों को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाना, यही जो है मूवमेंट था आर्ट में। इट वॉज इनिशिएटेड, इट स्टार्टेड इन जर्मन, जर्मनी में ये स्टार्ट हुआ और जर्मनी में एक्सप्रेशनिज्म के नाम से ये जाना जाता है। वहाँ से ये इंग्लैंड में आया और ये एक आर्ट क्रिटिसिज्म का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, आर्ट क्रिटिसिज्म का पार्ट है। डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन की बात करें तो एक्सप्रेशनिज्म इज अ प्राइमरली अर्ली 20th सेंचुरी मूवमेंट। तो पहला चीज आपको जो याद रखना है, एग्जाम में आपके एक्सप्रेशनिज्म से हो सकता है एक क्वेश्चन यही पूछ ले, एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्रेशनिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ, आपको दे देगा 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, या आपको दे देगा पोस्ट जो है कॉलोनियल, या आपको दे देगा जो है आफ्टर 1950। तो आपको याद रहना चाहिए अर्ली 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट हमारा आया हुआ है। और इस मूवमेंट ने क्या किया, इस मूवमेंट ने दैट रिजेक्ट्स नेचुरलिस्टिक सरफेस। अगर इसके पहले हम देखें तो हमारे यहाँ जो है नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ये सारे मूवमेंट आ चुके हैं। तो कह रहे हैं दैट रिजेक्ट्स नेचुरलिस्टिक सरफेस रियलिज्म, कह रहे हैं जो नेचुरलिस्टिक सरफेस रियलिज्म था उसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और टू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट क्या किया, प्रोजेक्ट किया इनर साइक, इनर साइक को प्रोजेक्ट किया, इनर साइक रियलिटी, अर्थात हमारे अंदर की मानसिक स्थिति की जो हमारी वास्तविकता है उसको इन्होंने पोएट्री में दिखाया। जैसे एंजाइटी हमारी है, हमारे अंदर जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल हंगर है या स्पिरिचुअल बैरननेस भी कह सकते हैं आप। और इसको दिखाया कैसे,
थ्रू डिस्टॉर्टेशन, fragmentation, intensity of tone and symbolic are nightmarish imagery in drama, prose, poetry and the visual arts। कह रहे हैं एक्सप्रेशनिस्ट ने क्या किया, ये जो है ड्रामा हो, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, विजुअल आर्ट्स हो, उसमें कुछ ऐसी नाइटमेरिश एंड सिंबॉलिक इमेजरी यूज करी जो हमें डिस्टॉर्टेड दिखती हैं, फ्रैगमेंटेड दिखती हैं, और इसमें टोन को थोड़ा इंटेंसिफाई करके हमारे अंदर की जो इनर थॉट्स हमारे हैं, इनर साइक जो स्टेट हमारा है, हमारा आंतरिक मानसिक अवस्था जो है, उसको जो है बाहर प्रोजेक्ट करने का काम एक्सप्रेशनिस्ट करते हैं। और जो सरफेस रियलिज्म है, मतलब नेचुरलिस्टिक सरफेस रियलिज्म है, उसको इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि आउटर में जो आपको रियल दिख रहा है दैट इज नॉट द रियल, वो रियल नहीं, बल्कि इनसाइड जो चल रहा है दैट इज द रियल। उस रियलिटी को ये शो करते हैं, इनर साइक स्टेट को शो करते हैं। नाउ द मेन पिलर्स इनके क्या हैं अगर बात करें तो लेट्स हैव अ लुक। देखिए कौशल जी आ गए हैं। कौशल क्या नाम है? कौशल कौशल साहब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए कौशल जी अपना परिचय देंगे। नेहा देखिए आ गई हैं, गुड इवनिंग। अर्चना आ गई हैं, चलिए स्वागत है, सभी का स्वागत है। आइए बच्चों चलते हैं। अब मेन पिलर्स की बात करें तो चूंकि अगर इनर साइक को हम दिखा रहे हैं, इनर रियलिज्म को दिखा रहे हैं, तो वास्तव से बात है सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि अगर आपकी मानसिक स्थिति को हम दिखाएंगे तो दैट इज योर ओन, ये आपका अपना है। तो सब्जेक्टिविटी इसमें देखें तो सब्जेक्टिविज्म हो गया। और दूसरा है इनर विजन। इनर विजन को भाई दिखाएंगे ही, और इनर विजन को दिखाने के लिए हमारी जो इमेजेस और सिंबल्स होंगे वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होंगे और एग्जैगरेटेड होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो डिस्टॉर्टेशन एंड एग्जैगरेशन भी इसका पिलर है। क्यों एग्जैगरेशन होता है? जैसे हमने आपको बताया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक आई नॉवेल्स में, तो इसने एक वाइड स्कोप दिया नॉवलिस्ट के पास कि वो चाहे कितना भी अपनी स्टोरी को आगे पीछे कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको आप चाहे जितना एग्जैगरेट कर दें, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। सरफेस पर कोई चीज है तो दिख रही है, सरफेस पर कोई चीज है तो वो तो दिख रही है, उसको एग्जैगरेट करेंगे तो मीनिंग आपकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मीनिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि आदमी को दिख रहा है, जैसे मान लीजिए एक कोई कमरा है, अब उसको आप बताएंगे कि ये रूम मान लीजिए 10 बाई 10 का कमरा है, अब आप बताएंगे कि ये कमरा 20 बाई 50 का है, या ये कमरा 5 बाई 2 का है, इस तरीके से कुछ बताएंगे तो लोगों को दिख रहा है कि 10 बाई 10 का है, तो एग्जेगरेट ज्यादा करेंगे तो वो रियलिटी जो है बिल्कुल absurd लगेगी। लेकिन अगर दिमाग में है, जैसे आई हैव एन इमेज ऑफ रूम, मैं बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में एक कमरा है, अब उस कमरे को मैं कुछ भी कितना भी लेंथन कर सकता हूं, इट इज 40 बाई 60 है या 100 बाई 100 है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर, ऑथर पर डिपेंड करता है। क्योंकि इनर साइक स्टेट को दिखाने का बाद क्या होता है, स्कोप उसके पास बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इनर साइक की एक खासियत और होती है, इमेजेस डिस्टॉर्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में इमेजेस टूटते रहते हैं, एक लीनियर इमेज नहीं बनता है, लीनियर हमारे पास जो है कोई मीनिंग नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में लाइक एक रूम का कंस्ट्रक्शन आया ना, तो हमारे माइंड में हो सकता है कॉलेज के रूम का कंस्ट्रक्शन आ जाए, अगले पल ही किसी के यहाँ बैठे रहे हो कभी वो आ जाए, अगले पल कोई टीवी में हमने कमरा देखा वो इमेज आ जाए। तो इमेजेस लिनियर नहीं होते, वो डिस्टॉर्ट होते रहते हैं ना। और एंटी नेचुरलिस्टिक स्टेजिंग दिखाते हैं। तो एंटी नेचुरलिस्टिक है, कहते हैं जो नेचुरलिस्टिक हमारा रियलिज्म है ये बेकार होता है, इसका विरोध ये करते हैं। एंड लैंग्वेज और आर्केटाइपल टाइप्स रादर देन इंडिविजुअलाइज साइकोलॉजी। अच्छा ये भी दिखा है साइकोलॉजी इनकी इंडिविजुअलाइज नहीं है, ये दिमाग में तो घुस रहे हैं, लेकिन जिस साइकोलॉजी को दिखा रहे हैं उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, आर्केटाइप बनाने की कोशिश करते हैं, न कि इंडिविजुअलाइज करते हैं। मतलब दैट इज रनिंग इन साइड द माइंड, वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सली अप्लाई करेगा, इस तरीके से वो नरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब द कॉमन थिंग्स, ऐसी चीजें जो ह्यूमन माइंड में प्रायः आती हैं और सबके ज्यादातर लोगों के आती हैं, उस प्रकार के इमेजेस को दिखाने की कोशिश करते हैं, आर्केटाइपल इमेजेस दिखाने की कोशिश करते हैं।
एपिसोडिक हमने आपको बता ही दिया कि एपिसोडिक तो होगा ही। एपिसोडिक ये होगा क्योंकि हमारे दिमाग में कोई भी स्टोरी अगर आती है हमारे दिमाग में, तो ऐसा नहीं है कि लीनियर आपने एक एक्ट से शुरू किया ड्रामा और 5 एक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हो सकता है 5वें एक्ट की स्टोरी आपके दिमाग में पहले आ जाए, दूसरे एक्ट की बाद में आए, पहले एक्ट की उसके बाद में आए ना। तो कहते हैं एपिसोडिक होता है। और सोशल एंड स्पिरिचुअल प्रोटेस्ट ये भी इसका थीम है खास करके। और एपोकलिप्टिक मूड भी इसमें जो है दिखाते हैं कि जो हमारा मतलब एक प्रकार से हम ये जो संसार हमारा है बिखरा हुआ है ना, डिजास्टर जो संसार में है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने जो है टूट चुके हैं। देन ऑरिजिन्स एंड स्प्रेड की बात कर लेते हैं बच्चों, ऑरिजिन्स एंड स्प्रेड की बात कर लेते हैं। सोनू जी, अच्छा ठीक है, अजय के इंग्लिश क्लासेस आ गए हैं, इनका नाम मैं फिर भूल गया, चलिए। ओके, चलिए गीता जी भी देखिए आ गई हैं, चलिए। आइए ऑरिजिन्स एंड स्प्रेड की बात करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि एक्सप्रेशनिज्म आया कहाँ। तो वैसे हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो एक्सप्रेशनिज्म है, अगर हम देखें तो ये जर्मन स्पीकिंग यूरोप में, मतलब जहाँ पर जर्मनी या जर्मन लैंग्वेज जहाँ पर आसपास बोली जाती थी, वहां पर ये इमर्ज हुआ बिफोर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ना। तो आप बिफोर और आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मतलब अगर हम बात करें तो अर्ली 20s, जो हमने पीछे आपको बताया था अर्ली 20s में। तो देखें तो 1905 से 1925 तक का पीरियड माना जाता है। आपको पता ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से 1980 तक चला है। तो इससे अगर हम देखें तो लगभग 8-9 साल पहले और इसके लगभग 8-9 साल बाद तक का जो पीरियड है वो हमारा एक्सप्रेशनिस्ट जो है, एक्सप्रेशनिज्म उसमें सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट था। खास करके ये मूवमेंट आपको मैंने बताया आर्ट में आया था ना, आर्ट में आया था जर्मनी से। इन पेंटिंग, आर्ट में भी, पेंटिंग में अगर हम बात करें तो पेंटिंग में हमारे 2-3 नाम हैं, जैसे डाई ब्रुक हैं, डर ब्ल्यू रिटर हैं। और इन थिएटर अगर हम देखें तो बर्लिन थिएटर, वियना और प्रेग थिएटर, ये तीनों थिएटर बहुत फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। आगे ये सब मिलते हैं, प्रेग स्कूल ना, ये सब मिलते हैं जब आप नेट वगैरह की तैयारी करते हैं। एंड पोएट्री, और पोएट्री में लिंक टू अर्बन मॉडर्निटी। और इन्होंने क्या किया, अपने आप को, जो इसकी ओरिजिन अगर हम देखें तो अर्ली जो अर्बन मॉडर्निटी है वहां से इसका लिंक हमें मिलता है, और मैकेनाइज्ड वॉर से लिंक मिलता है, एंड क्राइसिस ऑफ फेथ। तो अगर देखें तो जो डिस्टॉर्टेशन आया, जो लैक ऑफ फेथ आया, जो बैरननेस आया वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके पहले ही देखें तो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जब तैयार हो रहा था, तो उसका बेसिस भी कहीं ना कहीं देखें तो क्राइसिस ऑफ फेथ ही उसका बेसिस था ना। और वार भी क्या हो गया, बिल्कुल मैकेनाइज्ड वार हो गया ना, ह्यूमन ग्राउंड कोई रह ही नहीं गया। और स्प्रेड की बात करें तो जर्मन से शुरू होता है, फ्रॉम जर्मनी, उसके बाद ऑस्ट्रियन ड्रामा एंड पोएट्री में ये एंटर करता है, उसके बाद स्कैंडिनेवियन में जाता है, फिर रसियन में जाता है, और फिर एंग्लो अमेरिकन थिएटर में पहुंचता है। एंड मैगजीन्स, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज राइटर्स एडॉप्टेड एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक्स विद इन मॉडर्निस्ट एंड एवांट गार्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो इन्होंने कह रहे हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, इसने मॉडर्निस्ट मूवमेंट में अगर हम बात करें तो एक एवांट गार्ड एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर, मतलब एक नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक्सप्रेशनिज्म को अपनाया। तो एक्सप्रेशनिज्म की जो जर्नी रही है वो अगर हम देखें तो जर्मनी से चल करके, ऑस्ट्रिया से चल करके, स्कैंडिनेवियन से चल करके, रसियन, एंग्लो अमेरिकन थिएटर से, तब जा करके इंग्लिश लैंग्वेज में ये पहुंचता है हमारा। तो ये तो इसका स्प्रेड रहा। देन हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट एंड पीरियडाइजेशन की अगर हम बात करें तो
सबसे पहले हम प्रोटो एक्सप्रेशनिस्ट की बात करते हैं। प्रोटो एक्सप्रेशनिस्ट हमारा जो था, अगर देखें तो शुरुआत अगर जहां से मिलती है दैट इज 905 से जो है 1905 से 1910 तक, मतलब 1905 से 1910 तक। जैसा कि पीछे आपको बताया कि आर्ट में खास करके पेंटिंग में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अर्ली पीरियड हमारा था, जिसको हम प्रोटो एक्सप्रेशनिस्ट पीरियड भी बोलते हैं, तो इसमें विजुअल आर्ट्स एंड अर्ली पोम्स ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्ट ना, तो देखें तो स्पिरिचुअल रिवोल्ट की कविताएं और विजुअल आर्ट्स पे बेस्ड ज्यादातर हमारी पोम्स वगैरह आना शुरू हो गई हैं। यही इसी समय अगर हम देखें तो फ्रेडरिक नीसे, मतलब नीसियन जो हमारा ना, जिसमें वो कहते हैं गॉड इज डेड ना, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड इस दुनिया में है नहीं, एंड एपोकलिप्टिक टोन्स देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। अर्ली जो प्रोटो एक्सप्रेशनिस्ट थे, अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप मतलब अगर मैं एथिस्ट कह दूं तो थोड़ा सा मतलब ऐसा सो होगा कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। एथिस्टिक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एथिस्टिक मतलब जो रियलिटी, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी हमें दिखाई देती है उसमें ये बिलीव नहीं करते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस पर भी क्वेश्चन करते हैं, और एपोकलिप्टिक जो टोन है उसको दिखाते हैं कि मतलब एवरीथिंग जो है वो डिजास्टर में है ना, उसको दिखाते हैं। दूसरा जो पीरियड हमारा है जिसको मेन हम क्लासिक जो है एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं, तो क्लासिक एक्सप्रेशनिज्म हमारा जो शुरू होता है 1910 से 1925 तक शुरू होता है। जर्मन ऑस्ट्रियन ड्रामा और पोएट्री इस समय खूब फ्लरिश हुई। इसमें इन लोगों ने एंटी वॉर, एंटी बोर्जियाज, विजनरी को दिखाया, खास करके एंटी वॉर और एंटी बोर्जियाज। और उसके बाद पीक इन द इमीडिएट पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ईयर्स, तो ये अपनी हाइट पर कब था, 1918 के बाद अगर हम पीरियड देखें तो 18 से 25 का पीरियड पे ये अपने हाइट पर था, जिसको हम क्लासिक एक्सप्रेशनिज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद आफ्टर लाइफ्स की बात करें, मतलब जब मूवमेंट लगभग लगभग समाप्त हो गया 25 के बाद देखें तो इसका जो इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था, वो धीरे धीरे जो है गायब हो गया, फेड हो गया। तो वो पीरियड अगर हम बात करें तब भी थोड़े बहुत ट्रेसेस 45 तक हमें जो है देखने को मिलते हैं, उसके बाद भी थोड़े बहुत मिलते हैं लेकिन 45 तक। तो यहां पर अगर हम देखें तो टेक्निक्स इंटर मॉडर्निस्ट, अब्सर्डिस्ट, पॉलिटिकल थिएटर एंड सिनेमा। अब देखें तो एक्सप्रेशनिस्ट जो थे, इसमें अगर हम बात करें तो मॉडर्निस्ट, अब्सर्डिस्ट और पॉलिटिकल थिएटर में क्या एंट्री कर गई, टेक्निक एंट्री कर गई। लेटर रिवाइवल्स इन मिड सेंचुरी, बाद में हालांकि मिड सेंचुरी स्टेज क्राफ्ट और पोस्ट वार पोएट्री, पोस्ट वार मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन हालांकि तब तक ये डेड हो चुका था, इससे लोगों का ध्यान बिल्कुल हट चुका था। इस प्रकार की पोएट्री बहुत रेयर ही लिखी जाती थी, या कोई भी पीस ऑफ आर्ट जो है बहुत रेयर ही किया जाता था इसमें। हाँ, चलिए नाउ रूलर्स एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि उस समय इंग्लैंड में ब्रिटेन या एंग्लोफोन जो एरिया था उसमें एंग्लोफोन मतलब जहां पर इंग्लिश बोली जाती थी, स्पेशली एंग्लोफोन जो था, वहां पर कौन कौन से रूलर्स थे हमारे, और वहां पर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इसका कैसे स्प्रेड हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा है। तो कह रहे हैं कि लेट एडवर्डियन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अगर हम बात करें तो लेट एडवर्डियन एरा हमारा जो आता है, एडवर्डियन एरा जहां पर हमें अभी आपने पीछे पढ़ा होगा गाल्सवर्दी के ज्यादातर अगर आप प्लेस देखें तो एडवर्डियन एरा में जो है वो लिखे गए हैं, लेट एडवर्डियन एरा में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इंटर वॉर ब्रिटेन, तीन पीरियड अगर हम देखें तो हमारा इसमें शामिल है। लेट एडवर्डियन एरा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला जो पीरियड है, और उसके बाद इंटर वॉर, इंटर वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच का जो पीरियड है, वहां भी देखें तो हमारा जो है ये काफी जो है एक्सप्रेशनिज्म चलता है। तो सेंसरशिप एंड कॉमर्शियल थिएटर नॉर्म्स लिमिटेड प्योर एक्सप्रेशनिज्म, देखें तो धीरे धीरे जो सेंसरशिप धीरे धीरे आ गई और कॉमर्शियल थिएटर होने की वजह से, रूल रेगुलेशंस होने की वजह से जो प्योर एक्सप्रेशनिज्म था वो लिमिटेड हो गया। उस प्रकार के आर्ट, उस प्रकार का थिएटर अगर हम बात करें तो बिल्कुल लिमिटेड हो गया। बट लिटिल थिएटर्स, लेकिन जो छोटे थिएटर्स थे, लेफ्ट थिएटर्स एंड मॉडर्निस्ट कॉटरीज फॉस्टर्ड एक्सपेरिमेंट्स, इन लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। फिल्म एंड स्टेज डिजाइन इंपोर्टेड एक्सप्रेशनिस्ट विजुअल ग्रामर, और बाद में देखेंगे तो फिल्म में
जो बहुत सारे एक्सप्रेशनिस्ट विजुअल ग्रामर है, मतलब एक प्रकार की जो टेक्निक है जो एक्सप्रेशनिज्म से ली गई, जैसे कायरो स्कुरा बहुत ही फेमस टेक्निक है, जैसे वो होते हैं ना डांस वगैरह सिखाते हैं, और ऑब्लिक सेट्स, ये सारे आगे चल के जो मूवीज एंड थिएटर्स में यूज किए गए फिल्म एंड स्टेज में, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे एक्सप्रेशनिज्म से ही लिए गए हैं, एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट से ही ये इंपोर्ट किए गए हैं। फिर किसने हेल्प किया इसको? कैटलिस्ट के रूप में कौन कौन सी चीज काम करती है स्प्रेड करने में? तो अगर हम बात करें तो छोटे थिएटर्स, लिटिल थिएटर्स, लेफ्ट थिएटर्स जो थे, और इंडिपेंडेंट स्टेज कंपनीज ने इसको प्रमोट किया। आर्ट थिएटर मैगजीन्स और मैनिफेस्टोज ने भी इसको प्रमोट करने का काम किया। देन टूरिंग प्रोडक्शंस, टूर के जो प्रोडक्शंस थे उसने भी इसको पॉपुलराइज किया, ट्रांसलेशंस ने भी इसको पॉपुलराइज किया, एंड इमेग्रे आर्टिस्ट सिनेमा, मतलब जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म जो थी उसने भी इसको बहुत प्रमोट किया, और इसने पूरे स्टेज और प्रोज एटमॉस्फियर्स को काफी प्रभावित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन के थ्रू, टूर प्रोडक्शंस के थ्रू, और जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म के थ्रू एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट को खूब फैलाया गया। देन वार ड्रामा लिटरेचर के थ्रू भी हम देखते हैं तो हमें एक्सप्रेशनिज्म जो है वो काफी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और पॉलिटिकल एजिटेशन थिएटर, जिसको हम एजिट प्रॉप थिएटर बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत ही फेमस थिएटर है ये एजिट प्रॉप। तो एजिट प्रॉप थिएटर ने क्या किया? एडॉप्टिंग एक्सप्रेशनिस्ट डिवाइसेस फॉर शॉक एंड क्रिटिक। तो ये लोग क्या करते थे? पॉलिटिकल एजिटेशन को दिखाते थे, मतलब राजनीतिक जो लड़ाई झगड़े हैं इसको दिखाते थे, तो उसमें शॉक वगैरह को दिखाने के लिए ये एक्सप्रेशनिस्ट डिवाइसेस को यूज किया करते थे। मतलब जो इनका एक टोन होता है उस टोन को यूज करना ना, और विजुअल आर्ट्स जो हैं उनको यूज करना, ये सारी टेक्निक जो है एजिट प्रॉप थिएटर जो था वो अपनाता था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा थिएटर इससे रिलेटेड है, तो एजिट प्रॉप अगर हम देखें तो थिएटर इससे रिलेटेड है। देन जैनराज एंड फॉर्म्स फेवर्ड, किन किन जैनराज को इन लोगों ने फॉलो किया और कौन कौन सा फॉर्म फॉलो किया? तो बात करें तो ड्रामा में ये खूब हमें देखने को मिलता है। ड्रामा में खास करके एपिसोडिक स्टेशन प्लेस जो है, जैसे छोटे छोटे स्टेशन प्लेस होते हैं, एक जगह खड़े होकर 10-20 मिनट का जो प्ले होता है। ड्रीम सीन्स के थ्रू अगर हम बात करें ड्रामा में, ये किसकी देन है? ये एक्सप्रेशनिज्म की देन है। उसके बाद कोरिक स्पीचेस, मास्क, स्टाइलाइज्ड गेस्चर, एंगुलर सेट्स और शैडो प्ले, ये सब देखें ड्रामा में, तो ये जैनराज को एक्सप्रेशनिज्म ने दिया किसको? ड्रामा को। तो ड्रामा में ये जो चीजें देखने को मिलती हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट में, तो ये सारी देन हमारी एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट की है। देन पोएट्री में बात करें तो डिक्लेमेटरी पोएट्री और प्रॉफिटिक एंड इमेजेस्टिक आउटबर्स्ट को दिखाया इन्होंने, अर्बन एपोकलिप्स को दिखाया, और विजनरी फ्रीवर्स, ये सारी चीजें हमें पोएट्री में देखने को मिलती है। देन प्रोज एंड नावेला की बात करें, नावेला क्या होता है? जो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा हो, नॉवेल से छोटा हो, वो नावेला होता है। फेवर्ड मोनोलॉग्स, इन लोगों ने मोनोलॉग्स लिखा, क्यों? क्योंकि अगर आप जो है इंटरनल ह्यूमन साइक स्टेट को दिखा रहे हैं तो आपको मोनोलॉग लिखना पड़ेगा। और नाइटमेयर सिटी टैबलेट्स, सिंबॉलिक जर्नीज और मॉन्टेज एंड हेलुसिनेशंस को भी इन लोगों ने खूब अपने प्रोज और नावेला में यूज किया हुआ है। देन मेजर एक्सप्रेशनिस्ट राइटर कौन कौन से हमारे हैं, एक बार उन पे नजर हम डाल लेते हैं, ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग राजेश जी। चलिए, तो सबसे पहले हमारे कॉन्टिनेंटल की बात कर लें, जो इंग्लिश में बाद में काफी प्रभाव पड़ा है जिनका, वो कॉन्टिनेंटल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी। जर्मनी में अगर हम देखें बहुत ही फेमस नाम है जॉर्ज कैसर। जॉर्ज कैसर साहब हमारे जो हैं जर्मनी के, इनकी रचना है फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, द गैस ट्रायोलॉजी, आर्केटाइपल फिगर्स ये क्रिएट करते थे, और मनी मॉडर्निटी, इन सब का काफी क्रिटिसिज्म इन्होंने किया हुआ है। तो जॉर्ज कैसर एक बहुत बड़े फिगर थे जर्मनी में एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट के। देन अर्नेस्ट टॉलर, ये भी जर्मनी के थे, इनका मैन एंड द मासेस बहुत ही फेमस है, याद कर लीजिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी काफी फेमस है।
ये रिवोल्यूशनरी पैशन को और विजनरी मार्टिडम को दिखाते थे। ठीक है, तो दो नाम हो गए हमारे, जॉर्ज कैसर हो गए, अर्नेस्ट टॉलर हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रिया के हमारे हैं ऑस्कर कोकोस्का। ऑस्कर कोकोस्का जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं। इनका मोडर होफुनंग डेर फ्रायन, मतलब मोडर मतलब मर्डरर, और होफुनंग डेर फ्रायन ऑस्ट्रियन लैंग्वेज है ये, तो इसका मतलब होप ऑफ वेमेन। होप ऑफ वेमेन, ये दो रचनाएं इन्होंने लिखी। ये क्या दिखाते थे? इरोटिक वायलेंस को दिखाते थे ना, मतलब लव वगैरह सेक्स वगैरह में जो वायलेंस होता है उसको ज्यादा दिखाते थे। मिथिक जेंडर वॉर, और जेंडर वॉर को भी दिखाने की कोशिश किया है इन्होंने। देन ऑगस्ट स्ट्रैम एंड गॉटफ्रीड बेन, ये भी जर्मनी के थे, ये भी काफी फेमस राइटर्स हैं। इन लोगों ने क्या किया? कंडेंस्ड वायलेंट डिक्शन इन पोएट्री ना, तो वायलेंट डिक्शन का यूज किया इन्होंने, मतलब बड़ा ही एग्रेसिव डिक्शन जो होता है, लैंग्वेज होता है, उसका पोएट्री में यूज किया इन लोगों ने। मेडिकल अर्बन ग्रॉटेस, ध्यान रखिएगा, मेडिकल की जो मतलब एक विभत्सता है जो हमारे दुनिया में दिखाई देती है, कि जितनी लूट घसोट ये दुनिया भर की चीजें हैं, और अर्बन में एक प्रकार से देखें जो विचित्रता है, उसको इन लोगों ने अपने जो है रचनाओं में दिखाने की कोशिश करी है, ऑगस्ट स्ट्रैम एंड गॉटफ्राइड बेन ने। देन इल्स लैस्कर स्कलर, ये भी जर्मनी के हैं। ये मिस्टिकल और एग्जोटिसाइज्ड लिरिक लिखा करते थे। ये दो तीन नाम हैं जो आपको, कैसर को याद रखिएगा। देन इंग्लिश में हम बात करते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से थे? तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एक दो रचनाएं कुछ लोगों ने लिखी हुई हैं जो काफी फेमस हैं, जैसे टी.एस. इलियट हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टर्न इलियट। थॉमस स्टर्न इलियट। तो इलियट साहब की हमारी स्वीनी एग्नेस्टस बहुत ही फेमस, ये एक प्रकार का प्ले है, ध्यान रखिएगा, इनका एक पोएटिक प्ले है स्वीनी एगोनिस्टस। स्वीनी एगोनिस्टस आपने जो है सैमसन एगोनिस्टस पढ़ा है मिल्टन का, तो ये स्वीनी एगोनिस्टस है। फ्रैगमेंट्री जैज प्ले है, जैज प्ले है। जैज प्ले में आपको आगे जैज थिएटर नेट वगैरह में मैं पढ़ाता हूँ, तो जैज थिएटर, जैज ग्रुप, ये पूरा जो एक 1925 के आसपास से अगर हम देखें जो है, तो एक 50 तक के आसपास का जो चलता है, जिसमें ऑर्डन वगैरह भी हमारे जैज ग्रुप में आते हैं। तो ये क्या था? जैज ग्रुप एक प्रकार का, ये लोग ड्रम लेते थे और कुछ सिंगर्स जो होते थे वो सड़क पर खड़े हो जाते थे और परफॉर्म किया करते थे, प्ले किया करते थे विथ एक्सप्रेशनिस्ट अंडर टाओ। देन अर्ली स्टेज पीसेस, सो कोरिक एंड डिस्टिंक्टिव स्पीच, इसको आप नाम याद कर लीजिए, टी.एस. इलियट का स्वीनी एग्नेस्टिस, ये एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट की एक रचना है। देन सीनो केसी, सीनो केसी भी बहुत फेमस राइटर हैं ब्रिटिश के। सीनो केसी, इनका द सिल्वर टैसी, द सिल्वर टैसी पार्ट 2 बैटलफील्ड हॉस्पिटल सीक्वेंस यूजेज एक्सप्रेशनिस्ट स्टेजिंग, इनके सिल्वर टैसी में सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें, जो एक युद्ध होता है बैटलफील्ड हॉस्पिटल ना, यो सीक्वेंस जो इन्होंने दिखाया, वहां पर एक्सप्रेशनिस्ट स्टेजिंग जो है वो की गई है। देन जेबी प्रिस्टले, जेबी प्रिस्टले जो है, इनकी जॉनसन ओवर जॉर्डन काफी फेमस है, जॉनसन ओवर जॉर्डन, ध्यान रखिएगा, जो है ये आफ्टर लाइफ एलेगरी दिखाते हैं विथ एक्सप्रेशनिस्ट सेट्स एंड सिंबॉलिक स्टेशंस। तो ये दो नाम आप याद कर लीजिए, तीन नाम, टी.एस. इलियट साहब और सीनो केसी, जेबी प्रिस्टली। अब अगले नाम हमारे हैं यूजिन ओनील, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज थिएटर को काफी प्रभावित करते हैं। इनकी द हैरी एप, हैरी एप की बात करें अगर, तो हैरी एप हमारा इसी कैटेगरी में आता है। एपिसोडिक, कोरिक और डिस्टॉर्टेड सेट्स वगैरह इन्होंने इसमें हैरी एप में दिखाया है। देन एम्परर जोन्स इनका काफी फेमस है, हैल्यूसिनेटरी जंगल जर्नी पर ये बेस्ड है, तो हैल्यूसिनेशंस, ये सारी चीजें एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट की हैं। देन डायनेमो भी इनकी जो है बाद में जिसका नाम जो है चेंज हुआ, स्ट्रेंज इंटरल्यूड जो है, ये भी स्ट्रीम्ड मोनोलॉग्स पर बेस्ड है। तो ये सारी अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी फेमस रचनाएं हैं यूजिन ओनील की जो एक्सप्रेशनिस्ट एलिमेंट लिए हुए हैं। देन एल्मर राइस, ये भी बड़े अच्छे अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं। इनका द एडिंग मशीन, आपने टाइम मशीन तो पढ़ाई होगा, इनका द एडिंग मशीन है,
ये क्या करते हैं, मैकेनाइज्ड ऑफिस कोर्ट ऑफ इटर्निटी वाया स्टार्क एक्सप्रेसनेस स्टेशंस। उसके बाद क्लिफोर्ड ऑडिट्स हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अर्ली एजिड प्रॉप जो इन्फ्लेक्शंस था उसको एक्सप्रेसनिस्ट बीट में दिखाने की कोशिश करते हैं, खास करके किसमें, स्टेजिंग एंड रेटोरिक में। तो एजिड प्रॉप के ये मान सकते हैं कि एजिड प्रॉप थिएटर के वन ऑफ द मेंबर्स थे। देन W.H. ऑर्डन, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे जैज ग्रुप के, और इनके जो है दोस्त थे इसरवुड, आप जानते ही होंगे, क्रिस्टोफर इसरवुड। पोएट्री एंड प्लेज विथ इसरवुड इन्होंने लिखा हुआ है। द डांस ऑफ डेथ इनकी, द डॉग बीनीथ द स्किन बहुत ही फेमस है, द डॉग बीनीथ द स्किन। इसमें अगर हम देखें तो जो कोर्सेज हैं, मास्क हैं, टाइपिफाइड फिगर्स हैं, ये सब एक्सप्रेशनिस्ट जो है आर्ट्स को, एक्सप्रेशनिस्ट टोन को दिखाते हैं। देन डिलन थॉमस, ये भी काफी फेमस राइटर हैं, इनकी पोम भी मास्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। अंडर मिल्कवुड, इनकी जो है इसमें एक लिरिक सीरियल ड्रिफ्ट है जो कि काफी एक्सप्रेशनिस्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंडर मिल्कवुड में जो है डिलन थॉमस का। तो ये 5-6 नाम है जो आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से। T.S. एलियट का नाम ये जरूर याद रखिए, आर्डन का जरूर याद रखिए, सीमस हीनी को भी आप याद रखेंगे, क्रिस्टोफर इसरवुड को भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको आपको भूलना नहीं है। और अमेरिकन में आप जाएंगे तो अमेरिका में आप चले जाइए तो यूजिन ओनील को मत भूलिएगा किसी भी प्रकार से, एल्मर राइस को भी मत भूलिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। देन थीम्स की बात करें तो जैसा कि एक्सप्रेशनिज्म जो है वो ब्रोकन माइंड इमेजेस को दिखाता है, जो है माइंड के ब्रोकन इमेजेस को, तो एलिनेशन और डीह्यूमनाइजेशन काफ़ी बढ़िया जो है थीम है जिसको इन लोगों ने अपनी क्रिएशंस में दिखाया है। जैसे मशीन एज लेबर के बारे में दिखाते हैं, ऑफिसेस के बारे में, अर्बन क्राउड के बारे में, इंडिविजुअल्स एज कॉक्स जो है ये दिखाते हैं। देन स्पिरिचुअल क्राइसिस, और स्वाभाविक सी बात है एलिनेटेड डिह्यूमनाइज हो गए तो स्पिरिचुअल क्राइसिस आपके अंदर है ही। और एपोकलिप्टिक मतलब जो डिस्क्रिप्टिव डिजास्टर वगैरह है, तो डिस्ट्रक्टिव विजन को भी ये लोग दिखाते हैं। कोलैप्स ऑफ बोर्गियाज ऑर्डर, ये दिखाते हैं कैसे हमारा जो बोर्गियाज ऑर्डर था, मध्यम वर्ग था, उसका कैसे कोलैप्स हो गया। देन क्रेविंग फॉर रिबर्थ आर रिवोल्यूशनरी ट्रांसडेंस, और उसके बाद ये लोग ये भी दिखाते हैं कि कैसे ये जो बोर्गियाज वर्ग है ये रिवर्थ के लिए, मतलब फिर से अपने आप को मेंटेन करने के लिए परेशान है लेकिन फेल है। देन इनर वर्सेस आउटर रियलिटी, आपको बताया है कि जो नेचुरलिस्टिक सरफेस रियलिटी है उसको ये लोग बिल्कुल नकार देते हैं, और इनर साइक रियलिटी रियलिज्म जो है उसको दिखाते हैं। तो ड्रीम, नाइटमेयर, इन सबको जो है ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। देन रिवोल्ट अगेंस्ट बोर्गियाज, आपको बताया है बोर्गियाज मोरालिटी के खिलाफ इनका रिवोल्ट था, मतलब एंटी कन्वेंशनल थे, खास करके मोरालिटी जो मतलब सो कॉल्ड हमारे समाज में एक वो बना दिया जाता है उसके खिलाफ थे, एंटी कन्वेंशनल इथिक्स की बात करते थे ये। देन सेक्सुअल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रोवोकेशंस, आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि सेक्सुअल और इरोटिक थोड़ा सा ज्यादा इनकी पोएट्री हुआ करती थी। आर्केटाइप्स एंड मास्क, ये भी एक थीम है, तो मतलब आर्केटाइपल, पीछे हमने आपको बताया कि आर्केटाइपल करेक्टर ये यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि इनर साइक को दिखा रहे हैं तो किसी इंडिविजुअलाइज्ड करें किसी को, रादर ये इनर साइक जो कॉमन सबके बीच में पाया जाता है, सबके दिमाग में कॉमन होगा, उस प्रकार की थीम को ये लेते थे। तो आर्केटाइप एंड मास्क जो है ये देखें तो जैसे द क्लर्क, द बॉस, इस प्रकार के करेक्टर ना, जैसे द क्लर्क करेक्टर है, तो अब द क्लर्क जो है वो आर्केटाइपल करेक्टर है ना, क्लर्क कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है। द बॉस, बॉस कोई एक इंडिविजुअल बॉस नहीं है, कई सारे बॉस है ना, तो इस प्रकार के करेक्टर, द सोल्जर, इस प्रकार के करेक्टर, ये नहीं कि आप इन्होंने बॉस ले लिया, किसी एक बॉस का नाम बता दिया, नहीं, बल्कि आर्केटाइपल लेते थे करेक्टर, कैसे द क्लर्क, द बॉस, इस तरह के करेक्टर्स ये लोग लिया करते थे। देन वार ड्रामा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आगे पीछे ये मूवमेंट हमारा पूरा चला ही है, तो वार ड्रामा को खूब दिखाया इन्होंने। देन स्टाइल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी स्टाइल रही है। तो भरत गुप्ता जी देखिए आ गए हैं, ठीक है, गुड इवनिंग। अभय जी आ गए हैं, गुड इवनिंग, चलिए स्वागत है। तो स्टाइल अगर बात करें, डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज यूज करते हैं, खास करके लैंग्वेज एंड सेट डिजाइन जो है वो एग्जैगरेटेड होती है या वार्प रियलिटी को दिखाते हैं, किस लिए, टू एक्सप्रेस साइकिक ट्रुथ।
अंदर के ट्रुथ को दिखाने के लिए थोड़ा सा एग्जैगरेटेड करना ही पड़ता है। जैसे टाइटल्ड वॉल्स दिखाते हैं, शार्प एंगल्स दिखाएंगे, लूमिंग शैडोज दिखाएंगे ना, क्योंकि हमारे माइंड में जो इमेजेस बनती हैं वो तो कैसे भी बन सकती हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीजें ये लोग क्या करते थे, विजुअल आर्ट्स के थ्रू माइंड इनर साइक को दिखाने की कोशिश करते थे। एपिसोडिक स्टेशंस खूब दिखाया इन लोगों ने, इनकी स्टाइल थी खास करके कि डिसकंटिन्यूअस सीन्स लाइक अ पिलग्रिमेज थ्रू सोशल साइकिक हेल्थ ना। तो कह रहे हैं कि जैसे डिसकंटिन्यूअस सीन दिखाते थे, जैसे कोई तीर्थ यात्रा है वो आप सोशल और साइकिक हेल्थ की तरह दिखाएं उसको ना। तो ये लोग डिसकंटिन्यूअस सीन्स को खूब दिखाते थे, मतलब फ्रेगमेंटेशन जो हम बात करें और जो एपिसोड की बात करें वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देन कॉरिक एंड कलेक्टिव वाइज, तो ये तो होता ही है, खास करके क्राउड्स हैं, चैंट्स हैं, स्लोगन्स हैं ना, मास रिटोरिक है, ये सारी चीजें तो यूज करेंगे ही, क्योंकि इनका काम ही यही था कि ये लोग ऐसे ही करेक्टर को लेते थे जो है कॉमन इनर साइक को दिखाए। देन टेलीग्राफिक होता था खास करके, और एक्सक्लामेटरी डिक्शन का यूज किया करते थे। एक्सक्लामेटरी मतलब कोई चीज अब्रप्ट साउंड्स, अचानक से बहुत हल्ला होने लगे, स्लोगन्स कोई अचानक से, कोई एफोरिज्म, इस प्रकार की चीजें, व्हाइट स्पेस, अब्रप्ट कट्स, इस प्रकार की चीजें दिखाते थे ये लोग। जैसे अचानक कोई चीज कट जाए ना, अचानक कोलैप्स कर जाए। और सिंबॉलिक कलर लाइट, ये सारी चीजें, ये इनकी और एक विशेषता थी, खास करके ब्लैक एंड व्हाइट के कंट्रास्ट को दिखाना, उसके बाद स्पॉटलाइट्स को दिखाना ना, सिलहाउटीज, साउंड मोटिव्स, ये सारी चीजें ये लोग यूज किया करते थे, ड्रम, मशीनरी, जैज के। और टाइपिफाइड कैरेक्टर्स आपको बता ही दिया, खास करके कैपिटलाइज्ड रोल्स जो है ये दिखाते थे, जैसे मैन, वुमन, क्लर्क एज सोशल एम्ब्लेम्स ना। तो मैन, वुमन और क्लर्क करेक्टर बनाते थे, ना कि कोई पर्टिकुलर मैन, बल्कि जो है आर्केटाइपल करेक्टर ये लोग दिखाते थे। देन इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। तो थिएटर में अगर हम बात करें तो थिएटर पर जो है क्या किया, लिबरेटेड स्टेजिंग फ्रॉम पिक्टोरियल रियलिज्म। तो पहली चीज, स्टेजिंग को जो है पिक्टोरियल रियलिज्म से मुक्ति दिलाया, और पेविंग द वे फॉर ब्रेक्ट्स एपिक थिएटर। एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट ने जन्म दिया किसको, बर्टोल्ड ब्रेक्ट। बर्टोल्ड ब्रेक्ट बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत बड़े, इनकी जो एपिक थिएटर प्लेज हैं उसको जन्म दिया एक्सप्रेशनिज्म ने। और यही नहीं, जो हमारे एट्रॉड हैं, एट्रॉड की थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं नेट में, जो है एंटनी एट्रॉड जो हैं इनकी थिएटर ऑफ क्रूएलिटी को जन्म दिया। और अब्सर्डिज्म को भी माना जाता है। अगर आपको याद हो अब्सर्डिस्ट मूवमेंट हमने आपको पढ़ाया है, तो आपको बताया कि अब्सर्डिस्ट मूवमेंट के रूट्स हमें एक्सप्रेशनिज्म और हमारे इम्प्रेशनिज्म में पहले ही देखने को मिलते हैं, रूट्स वहां पाए जाते हैं। तो एब्सर्डिज्म को भी अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। देन सिनेमा की बात करें तो सिनेमा में जर्मन जो एक्सप्रेशनिज्म था हमारा, जिसमें कैलिग्री, नॉस्फेरेटू एंड एम मेट्रोपोलिस, ये सारी चीजें जो है इन लोगों ने क्या किया, सेव्ड फिल्म नॉयर एंड हॉरर विजुअल्स। हॉरर विजुअल्स को जो वोकैबुलरीज हैं खास करके उसको दिखाया ना, जैसे वोकैबुलरीज के थ्रू हॉरर क्रिएट करना। और ये सारी जो एस्थेटिक थे, जो भी एस्थेटिक मतलब पोएटिक ब्यूटी जो यूज करते हैं, ये फेड बैक इनटू इंग्लिश लैंग्वेजेस, स्टेज एंड फिक्शन एंड फॉर्म, ये सब के सब ट्रांसफर हो गए कहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेजेज स्टेज में और फिक्शन एटमॉस्फेयर में। सब लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब हॉरर विजुअल जो वोकैबुलरीज वगैरह हैं, जो आर्ट्स हैं, जो फिल्म नॉयर्स हैं, इन सबको इंग्लिश फिक्शंस में खूब यूज किया जाने लगा। देन डिजाइन एंड लाइटनिंग में इसका क्या प्रभाव है देखें तो, मॉडर्न स्टेज क्राफ्ट, आज का जो हम स्टेज देखते हैं, चाहे उसमें एंगल्स हो, अलग अलग एंगल से दिखाना ना, जैसे सीरियल आता है इधर से 4 बार कैमरा, फिर इधर से 4 बार करते हैं ना, तो एंगल्स हो गया, शैडोज हो गया, और प्रोजेक्शंस वगैरह हो गए, ये सारी एक्सप्रेशनिस्ट की देन है, ध्यान रखिएगा। बिकम्स अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फॉर ट्रॉमा एंड क्राइसिस नैरेटिव। तो ट्रॉमा और क्राइसिस नैरेटिव के लिए इस प्रकार की चीजें देखें तो थिएटर पे दिखाई जाती थी। लिटरेचर में अगर हम बात करें तो इसने मोनोलॉग को इंटेंसिफाई किया, कोरिक टेक्निक को बढ़ावा दिया, देन फ्रैगमेंटेशन एंड नाइटमेयर लॉजिक को एक सीरियस ड्रामेटर्जी के रूप में इसने प्रमोट किया। लिटरेचर में इसको सीरियस ड्रामेटर्जी के रूप में लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है।
हाँ, एक्सप्रेशनिज्म किस मूवमेंट के अगेंस्ट में आया था? बताया तो आपको, नेचुरलिज्म और रियलिज्म के अगेंस्ट आया था। नेचुरलिज्म और रियलिज्म। कंट्रीज एंड करेंट्स कनेक्टेड, अगर हम कंट्रीज की बात करें कौन कौन से कनेक्टेड थे, तो सबसे पहले जर्मनी, आपको पता ही है, तो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया है। अगर हम देखें तो सेंट्रल क्रूसिबल इसमें बर्लिन, मुनिक और वियना, तीन जो है प्लेसेस हैं। लिंक्स विद ब्लू राइडर, ब्रीज पेंटर्स एंड एटोनल म्यूजिक करंट्स, उस समय अगर हम देखें तो ये सब किससे जुड़े थे? जो ब्लू राइडर ग्रुप था, ब्रीज पेंटर्स जो थे, उन सबसे जुड़े हुए थे। और स्कैंडिनेविया और रसिया और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो पैरेलल एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मतलब जो जर्मनी ऑस्ट्रिया में था वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी चल रहा था, खास करके स्टेज क्राफ्ट और पोएट्री में। रिवोल्यूशनरी थिएटर धीरे धीरे हम देखें तो ये लोगों ने क्या किया, जो एक्सप्रेशनिस्ट टोन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। रिवोल्यूशनरी थिएटर की बात करें तो जैसे बर्टाल्ट का एपिक थिएटर हो गया, एजिड-प्रॉप थिएटर हो गया, और उसके बाद अब्सर्डिस्ट थिएटर ने भी इसको अडॉप्ट किया है। तो इन लोगों ने भी क्या किया, जो है सेंट्रल यूरोप में अगर हम देखते हैं और ब्रिटेन में, तो इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ब्रिटेन यूएसए में देखें तो एक्सप्रेशनिज्म आया किसके थ्रू? थ्रू ट्रांसलेशन के थ्रू आया, इमिग्रेस के थ्रू आया एंड टूरिंग के थ्रू, मतलब जो इमिग्रेस आते थे ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो लेकर के जाते हैं। अमेरिकन स्टेज जो है उस समय अगर हम बात करें तो बिकम्स की एंग्लोफोन व्हीकल। आज जो हम एंग्लोफोन में पाते हैं एक्सप्रेशनिज्म को, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो एक्सप्रेशनिज्म इंग्लैंड का है वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है या किसकी देन है, तो अमेरिकन स्टेज की, ध्यान रखिएगा ना। इसने ब्रिटिश डायरेक्टर्स और प्लेरिट्स को खूब प्रभावित किया है, जैसे ओनील और यूजिन ओनील हो गए और एल्मर राइस हो गए, इन लोगों ने बहुत प्रभावित किया हुआ है। देन अ फ्यू डिफिनेशन रिलेटेड टू एक्सप्रेशनिज्म, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशनिज्म की ही डिफिनेशन आप सब लोग जो है जानते हैं कि ये एक प्रकार का मूवमेंट था, जो हम अगर देखें तो अर्ली 20वीं सेंचुरी में आता है। लगभग हमारा जो है 1906 से शुरू होकर के 1905-6 से शुरू होता है, और 1925 तक का पीरियड जो हमारा है वो अगर हम देखें तो हमारा माना जाता है क्या, वो हमारा माना जाता है एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, वहां पर एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट चला था। तो इट इज अर्ली 20वीं सेंचुरी मूवमेंट प्रिविलेजिंग इनर इमोशनल स्पिरिचुअल ट्रुथ, जो इनर इमोशनल स्पिरिचुअल ट्रुथ को ज्यादा दिखाता है ओवर एक्सटर्नल रियलिज्म। बाहर के रियलिज्म से इनर जो ट्रुथ है उसको दिखाना ज्यादा पसंद करता है, यूजिंग डिस्टॉर्टेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड आर्केटाइपल स्टेजिंग। तो ये लोग डिस्टॉर्टेड इमेजेस, फ्रैगमेंटेड इमेजेस और विजुअल्स और आर्केटाइपल कैरेक्टर्स को यूज करके स्टेज पर जो है ये अपने को दिखाते थे। किस लिए? टू प्रोटेस्ट मॉडर्न डीह्यूमनाइजेशन। कहते हैं कि जो मॉडर्न एज में डीह्यूमनाइजेशन हो गया है उसका ये लोग विरोध किया करते थे। तो 1910 से 25 के बीच में यहां पर दिया हुआ है, हालांकि 5 से ये शुरू होता है, 5 से अगर हम देखें तो हमारा ये शुरू होता है। देन स्टेशन ड्रामा क्या है? पीछे आपको मिला होगा स्टेशन प्ले, स्टेशन ड्रामा। स्टेशन प्ले, स्टेशन ड्रामा कुछ भी नहीं, ये एपिसोडिक प्ले है, बिल्ट फ्रॉम स्टेशंस, छोटे छोटे जो सीन्स होते हैं स्टेशंस ऑफ ट्रायल जर्नी ना, इन सब के जो छोटे छोटे सीन्स होते थे। मॉडर्नाइज पैशन प्ले मॉडल, जैसे आजकल पैशन प्ले आता है ना, पैशन प्ले जैसे एक कोई छोटे इमोशन पर 5 मिनट का 10 मिनट का प्ले हो गया। कॉमन इन एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर, तो ये एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर में खूब यूज किया जाता था, मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड ट्रायल जर्नी के जो सीन्स होते थे वो दिखाए जाते थे, तो उसी को स्टेशन प्ले कहा जाता है, स्टेशन प्ले कहा जाता है। देन कोरिक स्पीच क्या होता है? कोरस आप जानते हैं, तो कोरिक स्पीच एक कलेक्टिव वॉइस को दिखाने का एक तरीका था ना। कोरस लाइक ग्रुप अटरेंसेस आते थे प्लेज वगैरह में, दैट कमेंट्स, अक्यूजेज एंड रिचुअलाइज सोशल फोर्सेज ना, तो सोशल फोर्सेज पर कमेंट करना ना, अक्यूज करना, इन सब करना को कोरल ग्रुप के थ्रू जो है जो डायरेक्टर होते थे वो चीजों को करवाते हैं। देन डिस्टॉर्शन क्या है? तो डिस्टॉर्शन की बात करें अगर थिएटर में तो विजुअल एंड वर्बल वार्पिंग जो होता है वो डिस्टॉर्शन कहलाता है। जैसे सेट्स है, एंगल्स है, शैडोज है, डिक्शन है ना, ये सब के सब जो है क्या करना है, टू एक्सटर्नलाइज साइक स्टेक्स एंड सोशल प्रेशर। कह रहे हैं हमारा अंदर जो साइक स्ट्रेस है और जो सोशल प्रेशर है उसको एक्सटर्नलाइज करने के लिए, बाहर दिखाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया, सेट्स का, एंगल्स का, शैडोज का, डिक्शन का, वही विजुअल और
वर्बल वार्पिंग्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। मतलब कैसे सेट्स करके किस एंगल से जो है अंदर का जो इमोशन है उसको बाहर एक्सटर्नल दिखाना। भाई ऑडियंस कैसे देखेगी, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कैसे दिखाएंगे, एक्सटर्नल स्टेज क्राफ्टिंग से ही तो दिखाएंगे ना। देन टाइपेज क्या होता है, तो टाइपेज की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ जेनरिक रोल्स को हम टाइपेज बोलते हैं। आर्केटाइपल जो है वही टाइपेज है। जैसे द क्लर्क, द बॉस वाला जो करेक्टर था, मैन वुमन वाला जो करेक्टर था, इनको इंडिविजुअलाइज न करके रादर यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश जो है ये लोग करते हैं। यही क्या कहलाता है, टाइपेज कहलाता है। फाउंडेशनल फिगर्स कौन कौन से थे, तो जर्मनी में हमने आपको बताया जॉर्ज कैसर थे। जॉर्ज कैसर को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट स्टेशन प्ले। एक्सप्रेशनिस्ट स्टेशन प्ले के ये आर्किटेक्ट हैं कौन, जॉर्ज कैसर। अर्नेस्ट टॉलर की बात करें तो रिवोल्यूशनरी प्रॉफिट ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के रिवोल्यूशनरी प्रॉफिट कहे जाते हैं। ऑस्कर कोकोस्का की बात करें तो पायनियर ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर ऑफ इरोस एंड वायलेंस। इरोस एंड वायलेंस मतलब वही जो एरोटिक वायलेंस की बात कर रहे थे हम लोग पीछे, कि सेक्सुअल वायलेंस वगैरह ये सब दिखाना, इसके फादर माने जाते हैं, पायनियर माने जाते हैं कौन, ऑस्कर कोकोस्का। देन गॉटफ्रीड वेन, पैथोलॉजिस्ट पोएट ऑफ द अर्बन ग्रॉटेक्स। अर्बन ग्रॉटेक्स मतलब अर्बन की जो क्रूडनेस है उसको दिखाने के पैथोलॉजिस्ट पोएट कहे जाते हैं कौन, हमारे गॉटफ्रीड बेन, गॉटफ्रीड बेन। देन इल्स लैस्कर स्कलर की बात करें तो मिस्टिक क्वीन ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट लिरिक कही जाती हैं ये, मिस्टिक क्वीन ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक लिरिक, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यूजिन नेल हमारे अमेरिका के हैं, ये एंग्लोफोन ब्रीज कहलाते हैं। टाइटन ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट अमेरिकन स्टेज, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस ये कमेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये राइटर भी अगर हम देखें तो हमारे हाई स्कूल इंटर लेवल पे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो टाइटन ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट अमेरिकन स्टेज ये कहलाते हैं। उसके बाद एल्मर राइस की बात करें तो क्लर्क ऑफ मैकेनाइज्ड मॉडर्निटी कहे जाते हैं। इनका जो द एडिंग मशीन है ना, वो जो है हमारा इसका एग्जाम्पल है, क्लर्क ऑफ मैकेनाइज्ड मॉडर्निटी। देन कुछ फैक्ट आपको जो याद रखने चाहिए एक्सप्रेशनिस्ट के बारे में, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ने फेवर किया किसको, एपिसोडिक नॉन लीनियर स्टेशंस। आपको बताया ना नॉन लीनियर मतलब फ्रैगमेंटेड जो है उसको इन लोगों ने क्या किया, फेवर किया है, ठीक है। देन विजुअल ग्रामर, विजुअल ग्रामर बहुत ही फेमस ये टर्म है। विजुअल ग्रामर क्या होता है, जैसे ऑब्लिक, एंगुलर सेट्स, कहां कहां से एंगल सेट्स होंगे, स्टार्क लाइटिंग जो है, लाइटिंग का भी प्रभाव, कहां पर कम लाइट देना है, जैसे सीरियल्स वगैरह बनते हैं आप देखते हैं ना। देन एम्स टू शो द सोल नॉट द सरफेस, इनका एम था शो द सोल करना, न कि सरफेस मतलब अंदर की चीज को दिखाना। तो विजुअल ग्रामर ये भी एक टर्म जान लीजिए। देन अमेरिकन प्लेज में देखें तो ओ नील की, यूजिन ओ नील की द हैरी एप है, एल्मर राइस की द एडिंग मशीन, ये स्टैंडर्ड जो है अगर हम बात करें तो एग्जाम टेस्ट है जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्रेशनिज्म को पाते हैं। देन ब्रिटिश थिएटर ने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक को एब्जॉर्ब किया, खास करके सीन ओ केसी का द सिल्वर टैसी पार्ट 2, जिसमें एक एपिसोड है जहां पर हम एक्सप्रेशनिज्म को अच्छे से देखे हैं, और जेबी प्रिस्टले का जॉनसन ओवर जॉर्डन, वहां भी देखें तो हमें एक्सप्रेशनिज्म देखने को मिलता है। एक्सप्रेशनिज्म हेल्प शेप लेटर एपिक एंड अब्सर्डिस्ट थिएटर्स, बाद के जो एपिक थिएटर है और अब्सर्डिस्ट थिएटर है उसको भी शेप करने का काम इसने किया है। एंड लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क ऑन फिल्म नॉयर हॉरर एस्थेटिक्स, तो हॉरर जो फिल्म है उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देन क्विक ग्लॉसरी देख लेते हैं। तो पहला जो टर्म है ये काफी फेमस है, कायरोस्क्योरो। कायरोस्क्योरो की बात करें तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइट डार्क कॉन्ट्रास्ट टू रेंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर। जैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर को दिखाने के लिए एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्क को स्ट्रॉन्ग करके दिखाना ना, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर को दिखाता है। मॉन्टेज क्या होता है, मॉन्टेज भी वर्ड पीछे आपको मिला था। तो मॉन्टेज क्या होता है, जब हम रैपिड जक्सटापोजिशन ऑफ सीन्स दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, मतलब एक तरफ अगर हम कोई हेल दिखा रहे हैं दूसरी तरफ हेवन दिखाएं, तो रैपिड जक्सटापोजिशंस ऑफ सीन्स एंड इमेजेस जो है वो क्या कहलाता है, मॉन्टेज कहलाता है। सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस ऑन स्टेज एंड प्रोज फॉर्म में ये
मारामोंटेक कहलाता है। ग्रोटेस्क आप तो बताया ही पहले ही हमने आपको कि जो हाइब्रिड डिस्टॉर्शन जो होता है प्रोड्यूसिंग शॉक, ग्रोटेस्क मतलब बड़ा अजीब सा ना, शॉकिंग। तो शॉक, पिटी और डार्क कॉमेडी इस टाइप का जो चीज होती है उसको ग्रोटेस्क बोलते हैं। देन एंटी नेचुरलिज्म, आपको शुरू में ही बताया कि हमारा जो ये मूवमेंट है ये एंटी नेचुरलिज्म है, एंटी रियलिज्म के अगेंस्ट है। तो एंटी रियलिज्म मतलब रिफ्यूजल ऑफ एवरीडे वर्समिलिट्यूड इन फेवर ऑफ सिंबॉलिक ट्रुथ। सिंबॉलिक ट्रुथ के फेवर में जो एवरीडे वर्समिलिट्यूड है, हमारा जो वर्क है, जो हमारे डे टू डे वर्क्स हैं, रियलिटीज हैं, उनको नकार देना, तो यही कहलाता है एंटी नेचुरलिज्म। एपोकलिप्टिक टोन का मतलब होता है जब हम क्राइसिस, डिजास्टर जैसी चीजों को दिखाते हैं तो एपोकलिप्टिक टोन हमें देखने को मिलता है। एंड नाउ क्विक फैक्ट्स ले लेते हैं, बस उसके बाद हमारा ये क्लास आज का एंड होगा। तो क्विक फैक्ट्स में अगर हम देखें तो आपको हमने शुरू में ही बताया कोर नेशनल क्राइडर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म जो था, अगर आपसे पूछे कि एक्सप्रेशनिज्म के मेन राष्ट्र क्या है तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये आप याद रखेंगे। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर टिपिकल ऑफ एक्सप्रेशनिज्म जो है एपिसोडिक होता है, ध्यान रखिएगा। स्टेशन प्ले विथ टाइपिफाइड कैरेक्टर्स, आपको पीछे ही बताया टाइपिफाइड आर्केटाइपल कैरेक्टर्स हैं। एंड कोरिक स्पीच, कोरिक स्पीच ये भी इसकी खासियत है। देन इंग्लिश लैंग्वेज प्लेरिट में बात करें तो एक्सप्रेशनिस्ट मेथड को इन लोगों ने दिखाया, खास करके यूजिन ओनील से खूब प्रभावित थे। तो द हैरी एप, द एम्परर जोन्स, इनका काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्लेरिट ने यहाँ से एग्जाम्पल लिया हुआ है और इन्हीं के मेथड को अपनाया है। अमेरिकन एक्सप्रेशनिस्ट में अगर हम बात करें तो मैकेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को दिखाने के लिए हमारे एल्मर राइस हैं, जिनकी द एडिंग मशीन जो मैकेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को दिखाती है। ब्रिटिश प्ले विथ एक्सप्रेशनिस्ट बैटलफील्ड, आपको पीछे हमने बताया कि सीन ओकेशी का द सिल्वर टैसी जो है, जिसमें हॉस्पिटल में एक बैटलफील्ड की तरह हॉस्पिटल को दिखाया है, वो भी एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट का है। हॉलमार्क विजुअल स्टाइल बात करें तो डिस्टॉर्टेड स्टाइल है, एंगुलर सेट्स को दिखाते हैं, स्टार्क लाइटनिंग दिखाते हैं, डार्क एंड लाइट, एंड शैडोज टू प्रोजेक्ट इनर स्टेट्स। देन ये हमारा यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाता है। तो एक्सप्रेशनिज्म आप जो है इसको एक बार दो बार वीडियोस को देख लीजिएगा, इतना पर्याप्त आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है कि अगर आप इसको पूरा तैयार कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि एक्सप्रेशनिज्म से आपका कोई क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। हालांकि इस पे एमसीक्यूज भी हम कराएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सारे जितने टॉपिक हैं सब पर हम एमसीक्यूज भी बनाएंगे, बाद में एमसीक्यू सीरीज भी हमारी चलेगी। तो चलिए अब ये सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज और कोई क्लास नहीं रहेगी आपकी, बस यही एकमात्र क्लास है। कल हम आपके लिए वोकैबुलरी और ये दूसरी क्लास लेकर आएंगे। कल आपकी क्लास लंबी हो सकती है और कल छुट्टी है। इफ़ अगर मेरा कोई बहुत इमरजेंसी काम नहीं आया तो दोपहर में मैं मैराथन क्लासेस आपकी ले सकता हूं, तो बी प्रिपेयर्ड। मैराथन क्लास क्या है कि हम टॉमस ग्रे की एलजी या अलेक्जेंडर पोप का जो है द रेप ऑफ द लॉक, ये चूंकि ज़्यादा समय लेगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे मिनिमम इनको पढ़ाने में लगेगा, तो कल हम इनमें दो में से किसी एक को लेंगे और उसी को पढ़ाएंगे। क्योंकि एलजी में अगर हम देखें तो टोटल 32 स्टैंजा है। 32 स्टैंजा को आपको हर एक स्टैंजा को पढ़ाना, उसकी मीनिंग, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्या एल्यूजन है, सारे स्टैंजा को बताना। अगर हम एक स्टैंजा के लिए 4-5 मिनट भी लेते हैं, 4 मिनट भी लेते हैं, तो अगर हम देखें तो जितनी लाइंस उसमें हैं उतने मिनट तो आपको यही लग जाएंगे। तो मिनिमम 2 घंटे आपको मान के चलिए कि लगना है ना, 2 घंटे आपको मिनिमम लगेगा। फिर उनकी बायोग्राफी भी हम देखेंगे। तो कल आपकी मैराथन क्लास एक हम ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा जो पर्पस है वो आपको एग्जाम के साथ साथ आप एज अ टीचर भी जब जाएं ना तो आपको कुछ नॉलेज रहे। ऐसा नहीं केवल आपने रट लिया। एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड जो है ग्रे ने लिखी है, जो है ये पब्लिश हुई 1751 में। उसके बाद आपने बता दिया कि इसमें 32 जो है क्वार्टरेंस में लिखी गई है, इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है। उसके बाद आपने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच रट लिए। केवल इतने से काम होने वाला नहीं है, आपको लाइंस भी आनी चाहिए, मीनिंग भी आना चाहिए आपको, क्योंकि एलजी सिलेबस में पहले तो रहती थी, अब हालांकि सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है ना। तो चलिए दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू मे ड्रॉप योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और
जो है कोई भी कंफ्यूजन रहा करे तो ज़रूर बताया करिए। और क्लासेस को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली और रन करेंगे, थोड़ा सा व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है, फिर हेल्थ का भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो आप लोग परेशान ना होइए, जितनी चीज़ें हमने दी है हम आपको पीडीएफ्स भी देते जा रहे हैं। आप लोग पीडीएफ्स का मिसयूज़ मत करिएगा, किसी को सेंड मत करिएगा। हालांकि इसका रिकॉर्ड है मेरे पास, जो है इसको मैं बुक फॉर्म में आने वाले समय में पब्लिश कराऊंगा। अभी बहुत व्यस्तता है तो नहीं हो पा रहा है। तो कल हम वोकेबलरी पे भी आपकी क्लासेस लेंगे, वोकेबलरी पे भी हमने थोड़ा सा और काम किया हुआ है, तो उसको भी लेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर मैराथन क्लासेस, कल आपकी मैराथन क्लासेस दोपहर में हो सकती हैं, तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा। तो चलिए, लेट्स मीट यू द नेक्स्ट डे, कल हम आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है बैच के बारे में। हाँ, बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा हमको, जो है अ, और हम जो है आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, ठीक है। चलिए पार्थ, देखिए पार्थ बहुत दिन बाद आए थे। पार्थ जो है, गुड इवनिंग पार्थ, बहुत दिन बाद जो है हमारे पार्थ जो है दिखाई दिए। चलिए, चलो बच्चों, ठीक है, फिर हम लोग कल आपसे मुलाकात करेंगे। और अभी मैं इसका आपको जो है पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो आप इसको एक बार देख करके रिवाइज कर लीजिएगा ना। तो सी यू अगेन टुमारो, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और इसी के साथ जो है हम आपसे आज के लिए विदा लेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, कंसर्न के साथ धैर्य से पढ़िए, परेशान होकर नहीं पढ़ाई की जाती है। और आप अपना 100% दीजिए और ईश्वर पर आस्था रखिए, बाकी सब आपका अच्छा होगा। तो चलिए, गुड नाइट यू ऑल।